सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 का व्याकरण कार्य करेंगे। अव्यय पदानी पाठ 7 का हम व्याकरण कार्य करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे अव्यय पद। विद्यालय पेटिकाया ऊपरी तिष्ठति। बिल्ला पेटी के ऊपर बैठता है। विद्यालय पेटिकाया नीचे अस्ति। बिलाव पेटी के नीचे है। विद्यालय पेटिकाया अन्तः अस्ति। बिलाव पेटी के अंदर है। विद्यालय पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति। बिलाव पेटी से बाहर निकलता है। विद्यालय पेटिकाया वामतः अस्ति। बिलाव पेटी के बाईं ओर है। विद्यालय पेटिकाया दक्षिणतः तिष्ठति। बिलाव पेटी के दाहिनी ओर है। विद्यालय पेटिकाया पुरतः तिष्ठति। बिलाव पेटी के सामने बैठा है। उपलिखितेषु वाक्येषु यानि स्थूलपदानि सन्ति तानि अत्र लिखन्तु। जो ऊपर डार्क शब्द हैं, ऊपरी, नीचई, अंतः, बहि, ये सब आपने यहाँ लिखने हैं। एतानि पदानि अव्यय पदानि कथ्यन्ते। इनको हम क्या बोलते हैं? अव्यय पद। ये सारे क्या है? ऊपरी, नीचई, अंतः, बहि, वामतः, दक्षिणतः, ये अव्यय पद होते हैं। एतेषाम् अव्यय पदानि रूपाणि न भवन्ति। इन अव्यय पदों के रूप नहीं होते। एतेषाम् अव्ययानां प्रयोगः लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु सर्वासु च विभक्तेषु समान रूपेण एव भवति। इन अव्ययों का प्रयोग लिंग, वचन और सब विभक्तियों में एक समान ही होता है। अब क्या अव्यय वे होते हैं जिन ऐसे शब्द होते हैं अव्यय जिनका ना तो लिंग का असर होता है ना वचन का असर होता है। उनका ना तो लिंग बदलता है ना वचन बदलता है। इन शब्दों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द। अब जैसे ऊपरी है, ऊपरी का हम वचन नहीं बदल सकते, इसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में नहीं बना सकते, इसमें हम विभक्ति नहीं लगा सकते। ऐसे शब्द जिनका किसी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसका अभ्यास। इमाम कथां पठन्तु। इस कथा को पढ़ो। पूरा एकः काकः आसीत्। प्राचीन काल में एक कौवा था। एकदा सः पिपासया व्याकुलः अभवत्। एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। सः इतस्ततः अभ्रमत्। वह इधर उधर घूमा। कुत्रचित् सः जलं न अपश्यत्। उसने कहीं भी जल नहीं देखा। तदा सः अचिन्त्यत् अधुना किं करोमि। तो उसने सोचा अब क्या करूं। सः पुनः इतस्ततः अभ्रमत्। वह फिर इधर उधर घूमा। सहसा एव सः एकं घटं अपश्यत्। अचानक ही उसने एक घड़ा देखा। घटे किंचिदेव जलम आसीत्। घड़े में कुछ ही जल था। ततः स चिंत्यति कथम एतत् जलम ऊपरी आगमिष्यति। इसलिए वह सोचता है कैसे यह जल ऊपर आएगा। स पुनः विचार्यति। वह दोबारा सोचता है। एवं विचार्यन् स पुरः गच्छति। इस प्रकार सोचते सोचते वह आगे चला जाता है। स तत्र कंकानि अपश्यत्। उसने वहां पर कंकर देखे। स एके कंकणम घटे अक्षिपत्। उसने एक एक करके कंकर घड़े में डाल दिए। यदा स बहुनि कंकणानि घटे अक्षिपत् तदा घटस्य जलः
जलम ऊपरी अगच्छत, जब उसने बहुत सारे कंकर घड़े के अंदर डाले तो घड़े का जल ऊपर आ गया। एवं स जलम अपिबत संतुष्टे च अभवत, इस प्रकार उसने जल पिया और संतुष्ट हो गया। अब हमने इस कहानी को पढ़ा है। इस कहानी में अब आपने जो अव्यय शब्द आए हैं, जो अव्यय आए हैं, आपने उसको यहाँ लिखने हैं। अस्याम कथयाम यानी स्थूल पदानि संति तानि अव्यय पदानि संति, जो शब्द डार्क किए हुए हैं वो अव्यय शब्द हैं। इतानी चित्वा अधः लिखन, तो उनको देखकर नीचे लिखो। जो भी ये शब्द डार्क कर रखे हैं ये सब अव्यय शब्द है। इस कहानी को पढ़ना है और अव्यय शब्द आपने यहाँ पर नीचे लिखने हैं। मंजूषाया अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, और मंजूषा से अव्यय शब्द को देखकर आपने ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। वृक्षस्य है डैश वानरः अस्ति, अब वृक्ष यहाँ से आपने मंजूषा दे रखी है और आपने लाइन की हिंदी करनी है और देखना आपने कौन सा यहाँ पर अव्यय आएगा। वृक्ष के ऊपर बंदर है, तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा? ऊपरी अव्यय आएगा। से डैश गच्छति, वह बाहर जा रहा है, बल्कि वह बाहर जा रहा है, यहाँ पर क्या आएगा? बही। काके डैश वदति, काके उच्चई वदति। कच्छपः डैश गच्छति, कच्छपः शनैः गच्छति। कुक्कुरः डैश भ्रमति, कुक्कुरः इतस्ततः भ्रमति। इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर। पुरुषः डैश गच्छति, पुरुषः पुरः पुरः गच्छति, पुरः पुरः होता है आगे आगे, ये भी अव्यय पद है। अहम डैश पठामि, अहम अधुना पठामि, मैं अब पढ़ रहा हूं। सा उपवनम डैश गच्छति, सा उपवनम प्रति गच्छति। जलम डैश पतति, जलम नीचै पतति। बालकः मात्रा डैश गच्छति, बालकः मात्रा सह गच्छति। इस तरह से आपने इसकी हिंदी बनाकर और इसमें कौन सा अव्यय आएगा वो आपने भरना है। आपके इन अव्यय पदों की हिंदी पता होनी चाहिए। इस अव्यय पद का क्या अर्थ है? जैसे अधुना का अर्थ क्या होता है? अब, इतस्ततः इधर उधर, प्रति का अर्थ होता है की और, शनैः धीरे धीरे, उच्चई ऊंचा, नीचई नीचे, सह साथ। इन अव्यय पदों का आपको हिंदी पता होनी चाहिए। अव्यय पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, अव्यय पद रेखांकित करो। अब यहाँ पर जो भी अव्यय पद हैं आपने रेखांकित करने हैं, उनको अंडरलाइन कर लें। अव्यय पद वे शब्द होते हैं जिनकी ना विभक्ति, ना लिंग, ना कुछ भी इसका व्याकरण का कोई भी प्रभाव इन शब्दों पर नहीं पड़ता। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो आपने अव्यय शब्द रेखांकित करने हैं। अब मंजूषायाम दत्तान शब्दान संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु, मंजूषा में शब्द दिए गए हैं और इसको देखकर आपने इनको जोड़कर आपने एक वाक्य बनाना है। यहाँ से शब्द लेना है, इधर से लेने हैं, इधर से लेना है और इधर से एक ऐसे शब्द लेने हैं जिससे एक सार्थक वाक्य बन जाए, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और वो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से भी सही हो। आपने उटपटंग शब्द नहीं लेने, आपने ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो और वो व्याकरण की दृष्टि से भी सही हो। जैसे कि हम पहला वाक्य बना रहे हैं, अहम अद्य विद्यालयम गच्छामि, मैं आज विद्यालय जा रहा हूं। अहम अधुना सत्यम वदामि, मैं अब सच बोलता हूं। अब यहाँ से अहम लिया और यहाँ से आपने अधुना लिया और इधर से आपने सत्यम लिया और इधर से आपने वदामि लिया। इस तरह से आपने शब्द लेकर एक सही वाक्य बनाने हैं। अहम तत्र उपवने तिष्ठामि, मैं वहां बाग में बैठा हूं या बाग में हूं। आपने जरूरी नहीं है आपने सेम से यही वाक्य बनाने, आप और भी कोई वाक्य बना सकते हो। इनके अलावा भी आप और वाक्य भी बना सकते हो, लेकिन वो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से आपका सही होना चाहिए।
अहम अपि पुस्तकं पठामि, मैं भी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अहम अत्र कार्यं करोमि, मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। अहम शीघ्रं पाठं संभ्रामि, मैं जल्दी पाठ याद कर रहा हूँ। अहम सदा गृहे भ्रमामि, मैं हमेशा घर में घूमता हूँ। इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। आप इनके अलावा भी आप और वाक्य भी बना सकते हो। अव्ययम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु, अव्यय को देखकर रिक्त स्थान पूरा करो। वे कहानी दे रखी है, आपने यहाँ मंजूषा है, यहाँ से देखकर आपने अव्यय भरने हैं। डैश द्वे मित्र मित्रे आस्ताम, यहाँ पर एकदा एक बार दो मित्र थे। तौ डैश घनिष्ठौ आस्ताम, वे बहुत पक्के थे, बहुत गहरे मित्र थे। तयो मध्ये मध्ये डैश स्नेह आसीत, स्नेह होता है परस्पर होता है आपस में, उन दोनों के बीच में आपस में प्यार था। ते डैश मिलित्वा एव भ्रमणाय गच्छते, तौ तौ डैश, यहाँ क्या आएगा सर्वदा, वे दोनों हमेशा मिलकर ही घूमने जाते। तत्र तौ दीर्घम वार्तालापम कुर्ते, तत्र वहां वे दोनों बड़ी वार्तालाप करते हैं। इत्थम, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार, इस प्रकार तो, इस प्रकार तो का सुखेन, क्लियर नजर नहीं आ रहा यहाँ पर, तो कालम सुखेन याप्यत है, तो कालम सुखेन याप्यत है, इस प्रकार वे दोनों सुख से अपना समय बिताते थे। यहाँ से बेटा थोड़ा बुक खोल के देख लेना, थोड़ा क्लियर नहीं है। तो इत्थम तो कालम सुखेन याप्यत है, इस प्रकार वे दोनों सुख से अपना समय बिताते थे। जब भी आपने वाक्य इसमें अव्यय भरने हैं, आपने वाक्य की हिंदी करनी है, पहले वाक्य की हिंदी करनी है और फिर आपने देखना है इसमें कौन सा अव्यय आएगा, और अव्यय की आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए। जैसे इत्थम का अर्थ क्या होता है, इस प्रकार, एकदा एक बार, परस्परम आपस में, अति बहुत, सर्वदा हमेशा, तत्र वहां, पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ो और जानो। ये नीचे सारे अव्यय पद दे रखे हैं और इनकी हिंदी भी दे रखी है और इनकी मीनिंग इंग्लिश में भी दे रखे हैं। आपने सिर्फ इनकी हिंदी में मीनिंग आपने याद करनी है, तभी आप अव्यय भर पाओगे। यदि आप उसकी हिंदी पता होगी तभी आप अव्यय समझकर भर पाओगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने अव्यय को पढ़ना है, इसको समझना है, इसके अर्थ याद करके आपने अपना व्याकरण कार्य पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों।